तभी सही चल रहा है। चलो और ये अब आउटलुक में खुल रहा है। एक सेकंड भाई। ये आगे कुछ नहीं आगे कुछ नहीं है। असल में नहीं वो हो गई, ये जो है ना इसके नीचे राइट वाली की के नीचे कुछ फंसा है। अच्छा इंटर दबाओ चल। अच्छा मैं बिल्कुल जैसी क्लास लूँगा जैसे नॉर्मल। हाँ ठीक। मतलब चेयर हटा दो। अब सेट है। सही है। वो तो सही है, वो खुद ही बीच में कुछ ना कुछ एरर देता जा रहा है। छोड़ दो एरर देने दो। नहीं वो आगे जैसे ही क्लिक किया ना वो बढ़िया। क्लिक नहीं करना बेटा वरना शट डाउन हो जाएगा। कलर स्कीम का एरर देते हैं। इससे चला गया भरा हुआ बहुत है, ये बहुत भरा हुआ है। ठीक है थोड़ा सा बस समझो नहीं। गेट वन करते हैं। ये गेट काफी बड़ा है। ठीक है आपको तो याद है। ठीक है सही। इधर देख के पढ़ो। इधर इधर रखो। यार ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन चलो। कोई मतलब नहीं है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक। ठीक है तो फिर हम ये नहीं इधर करना। इधर देख। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ABAP वर्कबेंच एंड बेसिक्स। ABAP वर्कबेंच वो टूल है जो हम मुस्तकिल यूज़ करेंगे थ्रू आउट आवर डेवलपमेंट, और ABAP के बेसिक्स जो हैं हम लोग आज उसके सिंटेक्स भी देखेंगे कि ABAP का बेसिक सिंटेक्स क्या चीज़ होती है, डेटा डिक्लेरेशन, पैरामीटर डिक्लेरेशन होता है। लेट्स गेट अ मूव ऑन। अच्छा ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है। कोर्स के आउटलाइन में आज का टॉपिक एज यू कैन सी सेकंड क्लास है। ABAP वर्कबेंच और बेसिक्स आज के उसमें हम लोग कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पहला हमारी स्क्रीन आ रही है, ये हमने देखना है फ्रॉम द एंड यूजर्स पर्सपेक्टिव। हम लोग देख रहे हैं कि एंड यूजर प्रोग्राम अपना स्टार्ट करता है, आगे उसको कोई मतलब नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है। फिर वापस उसके पास वो अपना डेटा इंटर करता है, उसका रिजल्ट आते हैं, वो वापस उसमें कुछ इंटर करता है, वापस रिजल्ट आ जाता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि बाकी की चीज उसके लिए एक ब्लैक बॉक्स होती है, वो सिर्फ अपना एक इनपुट देता है और उसको एक आउटपुट चाहिए होता है। लेकिन हमारा काम इससे ज्यादा डेप्थ में जाना होता है। अगर लास्ट क्लास से याद है तो ABAP पूरा SAP जो है हमारा 3 उसमें डिवाइडेड होता है सेक्शन में, प्रेजेंटेशन सर्वर में, एप्लीकेशन सर्वर में और डेटाबेस सर्वर में। एज एन ABAPer हमें एक ओवरव्यू होना चाहिए कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट तो नॉर्मल एक प्रोग्राम स्टार्ट है, लेकिन बाकी चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ABAP प्रोग्राम हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ पर होगा जहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है। रीयूज यूनिट
रीयूज यूनिट जो होता है हमारी मॉड्यूलराइजेशन से ताल्लुक रखता है। मॉड्यूलराइजेशन का मतलब होता है कि हमने अपने प्रोग्राम को छोटे बिट्स में तोड़ दिया है जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस SAP स्टैंडर्ड कहता है कि जितना भी हमने डेटाबेस एक्सेस करना है वो मॉड्यूलराइज मैनर में होना चाहिए, मतलब उसके फंक्शंस बने हुए होने चाहिए। तो हमारा अगर अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यूजर ने एक कोई ट्रांजैक्शन चलाता है, उसके पास एक स्क्रीन आती है, वो डेटा एंटर करता है उस स्क्रीन में, वो एग्जीक्यूट की बटन प्रेस करता है और उसके पास रिजल्ट आ जाता है। अब इसको हम लोग बैकएंड से देख लेते हैं कि वो क्या होता है। पहले स्टेप में यूजर ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम स्टार्ट जैसे ही किया तो उसने कोई की कोड एंटर किया और उसने जो है एंटर दबाया। इससे SAP प्रोग्राम में जाके हमारा एप्लीकेशन सर्वर देखता है कि इस की कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई प्रोग्राम है, अगर उसको कोई मिल जाता है तो वापस प्रेजेंटेशन सर्वर पर भेजता है, विच इज द सिलेक्शन स्क्रीन। सिलेक्शन स्क्रीन जो होती है हमारी मेन स्क्रीन होती है, इससे यूजर इनपुट दे देता है। इसके बाद हमें यूजर जो है उसमें हमारा डेटा एंटर करता है वापस और एग्जीक्यूट की बटन दबाता है, दिस इज द आइकन फॉर द एग्जीक्यूट बटन। वापस एप्लीकेशन सर्वर पे आता है। अब एप्लीकेशन सर्वर में अगर प्रोग्राम में सिर्फ कैलकुलेशंस है तो सिर्फ इस हद तक रहेगा, वो मेन प्रोग्राम में रहेगा, अपनी कैलकुलेशंस करेगा और वापस भेज देगा। लेकिन 90% प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि वो डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं। अगर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया कोई होता है इसमें तो फिर रीयूज यूनिट इस्तेमाल होता है, जो कि एक फंक्शन, एक मॉड्यूल, एक सब रूटीन आप समझ लें जिसके थ्रू डेटा एक्सेस हो रहा होता है, वो हमारा मेन प्रोग्राम यूज करता है। रीयूज यूनिट क्या करता है, वो थर्ड लेयर पे आता है जो डेटाबेस लेयर है, यहाँ से डेटा फेच करता है और वापस रीयूज यूनिट को देता है। रीयूज यूनिट वापस मेन प्रोग्राम को फीड करता है, वो उसके रिजल्ट जो है एंड यूजर को हमारा करके करता है। जो बीच में हमारा आइकन है वो हमारा लोडिंग टाइम हो जाता है। तो बेसिक ABAP प्रोग्राम का फ्लो यही रहता है हमेशा। अच्छा, इसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं ABAP रिपोजिटरी में। हमारी जो डेटाबेस लेयर है, जो थर्ड लेयर है बेसिकली ये वाली, ये दो चीजों में डिवाइड होती है। एक होता है हमारा क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा। क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा वो होता है जो हर यूजर के लिए सेम रहता है, और एक होता है क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा। क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा वो होता है जो हर यूजर के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे हमारी ट्रांजैक्शन की कोई पर्सनलाइजेशन होती है कि हम अपने हिसाब से सेटिंग्स कर लें उसकी, तो वो क्लाइंट पे यूजर पे अलग आ जाता है। लेकिन क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा वो होता है जो थ्रू आउट द सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है। हमारी ABAP रिपोजिटरी जो है वो क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा उसके अंदर रखा होता है जो थ्रू आउट द SAP सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट रहता है। अब ये यहाँ पे इसके की पॉइंट जो लिखे हैं, रेजाइड्स इन DB लेयर, इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्रॉस क्लाइंट और क्लाइंट इंडिपेंडेंट। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे फंक्शन मॉड्यूल्स, हमारी डेटाबेस की टेबल डेफिनेशंस। ये इट मेक सेंस कि ये चीजें जो है थ्रू आउट द SAP सर्वर जो है हमारी सेम रहे, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी आ जाती है डेटा में कि अगर एक इंसान एक डेटा को एक्सेस कर रहा है, ही कैन बी श्योर कि जितने भी SAP यूजर्स हैं वो जब उस टेबल को एक्सेस करें तो सेम टेबल आए, सेम डेटा उसके पास है। सही। अच्छा, रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स कैन हैव सब ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे एक टेबल है, टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो वो फील्ड्स उसकी सब ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इस पॉइंट का ये मतलब हो जाता है। अच्छा, इसको दे आर सेव्ड एज एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। और क्लाइंट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डेटाबेस में ही रखे हुए होते हैं, वो डेटाबेस सर्वर में ही होते हैं, लेकिन वो ABAP रिपोजिटरी का हिस्सा नहीं होते, वो अलग से रखे जाते हैं। अच्छा, ये हमारा मेन टूल है आज का, ABAP वर्कबेंच। ABAP वर्कबेंच के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ पे ABAP एडिटर। ABAP एडिटर वो IDE आप समझ लें जिसके थ्रू हम लोग अपना कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है मेन्यू पेंटर्स और स्क्रीन पेंटर। मेन्यू पेंटर और स्क्रीन पेंटर्स क्या होते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन के मेन्यूज, हमें अगर उसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी हो या हमें स्क्रीन की कोई कस्टमाइजेशन करनी हो, नई फील्ड लानी हो, कुछ करना हो, तो स्क्रीन पेंटर के थ्रू हो जाएगा। और मेन्यू का काम, मेन्यू को कस्टमाइज करना हो तो मेन्यू पेंटर के थ्रू हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है डिबगर। डिबगर हमारा पार्ट ऑफ दी वर्कबेंच है। इट इज यूज्ड टू चेक योर कोड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर कोई हमें बग मिले या कोई फ्लॉ मिले तो हम इसके थ्रू वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है हमारा क्लास बिल्डर और फंक्शन बिल्डर। क्लास बिल्डर का और फंक्शन बिल्डर का क्या काम होता है कि हमें कोई अगर कस्टमाइज अपनी लोकल क्लास या ग्लोबल क्लास बनानी होती है या हमें ग्लोबल फंक्शन कोई बनाना होता है, फंक्शन मॉड्यूल, तो वो इसके थ्रू काम होता है। लास्टली ABAP डिक्शनरी है। ABAP डिक्शनरी कैन थॉट ऑफ एज द एक्सेस टू द डेटाबेस लेयर। इसके अंदर हमारे सारे टेबल्स, डोमेन्स
और डेटा एलिमेंट्स रिजाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इमेज है जो हमारे एबैक वर्कबेंच के अंदर होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग पैकेज, प्रोग्राम, फंक्शन, ग्रुप, क्लास, इंटरफेस सब चीज़ें यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमारा एक बॉक्स हिडन अभी फिलहाल है, लेकिन हमने जब यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं तो नीचे वाले बॉक्स में हम लोग टाइप करके कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम या फंक्शन मॉड्यूल सर्च कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करती तो SAP सिस्टम हमें जो इस चीज़ बात का इन्फॉर्म कर देता है और पूछता है कि हमें नया ऑब्जेक्ट बनाना है उस नाम का या नहीं। तो यूजुअली जो हमारे प्रोग्राम क्रिएशन, फंक्शन मॉड्यूल क्रिएशन यही होता है कि हम लोग कोई नया नाम उसके अंदर टाइप कर देते हैं। SAP सिस्टम खुद ही हमसे पूछ लेता है कि आपने नया ऑब्जेक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे SAP से प्रोप्राइटरी, एक ये इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स ये कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। बेसिकली नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, जो रनिंग प्रोडक्शन सिस्टम होता है, उसमें हमारे पास 3 सर्वर होता है। हर सर्वर की अपनी लेयर्स तो होती ही हैं, सही है, कि हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर, लेकिन उसको भी उन्होंने फर्दर 3 सर्वर्स अलग अलग रखे हुए होते हैं। यहाँ पे हमारे 3 टियर कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। यहाँ पर हमारा डेव सर्वर अलग है, क्वालिटी एश्योरेंस अलग है और प्रोडक्शन सर्वर अलग है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट प्रोडक्शन सर्वर में वो सारी चीजें चलती हैं जो फाइनलाइज होती हैं, जो एंड यूजर के पास है। लेकिन अगर आपको कोई नई डेवलपमेंट, कस्टम डेवलपमेंट करनी होती है, जो कि एबैपर का काम होता है, तो हमेशा उसको डेव सर्वर दिया जाता है। डेव सर्वर पे लाइव डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, उसमें जो है डमी डेटा होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा नहीं होता। और इसका पर्पस ये है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर कोई मसले चल रहे हो या कुछ भी चल रहे हो तो एंड यूजर पे कोई फर्क नहीं पड़े। वो अपने प्रोडक्शन सर्वर से काम कर रहा है जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, और उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, कुछ हो रही है। और डेवलपमेंट स्टेजेस हमारे ये चलते हैं कि हम लोग पहले डेव सर्वर पे जाते हैं, उस पर हम लोग अपनी डेवलपमेंट करते हैं, उस पर जितनी टेस्टिंग हो सकती है वो करते हैं, कोड सिंटेक्स चेक करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं और उसको हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस पे भेजते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस पे एक्चुअल डेटा रखा हुआ होता है, लेकिन अगेन क्वालिटी एश्योरेंस पे जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं उससे प्रोडक्शन सर्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एंड यूजर है उसको क्वालिटी एश्योरेंस सर्वर का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। हम लोग यहाँ पे लाइव डेटा पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो अपना आउटपुट सही दे रहा है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एक्चुअल डेटा से या नहीं। जब यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है तो हम लोग प्रोडक्शन सर्वर को उसको भेज सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर देंगे, तो वो हमारे एंड यूजर के पास आ जाएगा जो इसको काम है एक्चुअल। अच्छा, अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है? इसमें हमें करना क्या होता है कि हमेशा एक पैकेज बनाना होता है और पैकेज के अंदर सारे डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट डाल देना होता है। डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट से मतलब हमारे स्क्रीन्स हो गई, हमारे प्रोग्राम्स हो गए, हमारे मेन्यूज हो गए, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में हमने रखनी होती हैं और उस पैकेज को हमने जो है फिर नेक्स्ट सर्वर पे भेजना होता है थ्रू अ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज अ पैकेज इटसेल्फ? It's a custom development object used to store related objects such as programs, reports, function modules, etc. ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। Each package should be assigned to a change request, which can be released at the end of development. ये सेकेंड लाइन को समझने में जरूरी हो जाता है। Within the SAP system, हम लोग जब भी कोई कस्टम डेवलपमेंट करते हैं तो एक चेंज रिक्वेस्ट हम लोग पहले बनाते हैं। वो चेंज रिक्वेस्ट जो होता है एक नंबर होता है, एक ID समझ लें इसको, जिसको हम लोग पैकेज को असाइन कर देते हैं। जब हमने सारी अपनी डेवलपमेंट खत्म कर दी तो हमने उस पैकेज को या उस चेंज रिक्वेस्ट को इनफैक्ट रिलीज कर दिया और वो नेक्स्ट सर्वर पे जा सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सर्वर पे कर सकते हैं। जब तक हम उसको रिलीज नहीं करेंगे या अगर आप डेव सर्वर पे काम कर रहे हैं वो डेव सर्वर तक ही महदूद रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, नॉर्मल हमारी जो SAP का नेमिंग कन्वेंशन होती है उसके मुताबिक कस्टम डेवलपमेंट हमेशा जो है Z या Y से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है Z test पैकेज। SAP ने ये स्टैंडर्ड निकालने की वजह बहुत सॉलिड दी है। उसकी मेन वजह ये होती है कि SAP सिस्टम हर कुछ दिन पे अपडेट होता रहता है, तो जब अपडेट होता है वो पुरानी फाइल्स को अक्सर डिलीट कर देता है और उन पर ओवरराइट कर देता है न्यू फाइल्स। तो उन्होंने ये नेम स्पेस रखी हुई है
कि जो ऑब्जेक्ट z और y से स्टार्ट होंगे उनको वो डिलीट नहीं करेगा अपडेशन के बाद। तो यहाँ पर हम लोग अगर z या y से स्टार्ट करते हैं अपने पैकेजेस, तो उसका फायदा यही रहता है कि इवन इफ योर सिस्टम इज अपडेटेड, योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स विल नॉट बी रिमूव्ड। हम लोग चाहें तो हम लोग दूसरों से करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वही मसला आएगा कि जब भी अपडेट होगा SAP उसको कस्टम डेवलपमेंट नहीं समझेगा, वो समझेगा SAP सिस्टम की फाइल है, और वो अगर उसको जरूरत नहीं लगेगी तो वो डिलीट कर देगा उसको भी। सही। अच्छा, ये क्रिएशन ऑफ पैकेजेस पे हम लोग आ जाते हैं। हम लोग ने करना क्या है, हम लोग यहाँ पर आए ABAP वर्कबेंच के अंदर, जो कि हमारा टी कोड होगा SE80। SE80 के अंदर हम लोग आए, यहाँ से हमने पैकेज सेलेक्ट करना है, सेकेंड ऑप्शन। हमने उस पैकेज को नीचे नाम टाइप करना है और हमने इंटर प्रेस किया। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा कि दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू SAP ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमने उस पर यस करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्रीन आएगी। सबसे पहले वो हमसे पूछेगा कि पैकेज का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि इसको किस रिक्वेस्ट पे रखना है। ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट आपको मालूम नहीं है, यू कैन प्रेस ऑन दिस बटन टू क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट अगर दूसरे डेवलपर की है ऑलरेडी तो उसको आप नहीं टच करते, आप अपनी न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं हमेशा और उस नंबर पर अपना असाइन करते हैं। अब आपने जैसे क्रिएट की बटन दबाई तो वो उस हिसाब से न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। हमने इसको ओके किया और यहाँ से भी हमने इसको सेव कर दिया। अब आपका पैकेज बन गया, इट इज स्टिल एम्प्टी। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो पूरा प्रोग्राम है, जो भी आपकी कस्टमाइजेशन का काम है, वो सब आप इस पैकेज को असाइन कर देंगे और जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो हम इस चेंज रिक्वेस्ट को जाके रिलीज कर देंगे। फिर बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर उसको नेक्स्ट सर्वर पर डाल सकते हैं। ये इस चीज का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स भी थी, उसमें मल्टीपल मेन्यूज भी थे। हमने ये सारा काम किया और हमने उसको रिलीज करने के लिए जब आएंगे तो ये स्क्रीन हमारे पास आ जाती है कि हम यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने पैकेज पे, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाते हैं। फिर हमारी ट्रांसपोर्ट बटन पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो वो हमारे बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाती है, उसके पास रिक्वेस्ट चली जाती है कि इसको नेक्स्ट सर्वर पर आप डाल दें। अच्छा, यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ABAP। ABAP की फुल फॉर्म है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इट्स नेम सेज। इट इज टाइप्ड, मीनिंग दैट हर वेरिएबल की कोई टाइप दी जाती है, आइदर नंबर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। सही। इसके अलावा इट इनेबल्स मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशंस एंड इट इनेबल्स SQL एक्सेस, मीनिंग दैट हमारे पास एक इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन ओपन SQL का सिंटेक्स है, जिसके थ्रू हम लोग जो है डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। When ABAP was originally developed, it was a procedural language, but it has been enhanced as an object-oriented language, meaning कि इसमें OOP के concept भी आ रहा है। It is platform independent and it is upward compatible, meaning कि हमारे जो पुराने लैंग्वेज, जो हमारे पुराने प्रोग्राम लिखे हैं, वो हर नए वर्जन के साथ जो है कंपैटिबल रहेंगे। अच्छा, ये हमारी कुछ बेसिक ABAP स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। की फॉर्मेट हमारा क्या रहता है, हमेशा एक कीवर्ड से स्टार्ट होता है ABAP के ऐप में, फिर उसके बाद उसके एडिशन और ऑपरेंड्स आ जाते हैं और उसके बाद हमें जब स्टेटमेंट खत्म करनी होती है तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। दिस इज द फुल स्टॉप इन ABAP रिप्लेसेस द टर्मिनेटर इन अदर लैंग्वेजेस। जैसे हमारे पास C# में कोलन होता है, उसकी जगह यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा कीवर्ड आया पैरामीटर्स, उसके बाद हमने अपना नाम दिया विच इज एन ऑपरेंड, और उसके बाद हमने एडिशन दिया एक टाइप का और उसके बाद हमने टाइप बता दी और फिर एंड में फुल स्टॉप आ गया। ये एक पूरी स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आ। नाउ व्हाट द स्पेसिफिक स्टेटमेंट डज इज दैट पैरामीटर हमारा ABAP प्रोग्राम इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने C# में कोई फील्ड बताते हैं, उसकी हम लोग टाइप देते हैं, तो हम लोग पहले फील्ड बताते हैं और फिर उसके पीछे के वेरिएबल असाइन कर देते हैं। विद इन ABAP ये हम लोग एक लाइन के अंदर काम कर लेते हैं कि हमने पैरामीटर स्टेटमेंट लिखी, उस वेरिएबल का नाम लिखा, उसकी टाइप बता दी और यहाँ से हमारी स्क्रीन पे वो पैरामीटर बन के आ जाता है।
Second, data. The data statement is used to declare any variable within the SAP program. Data और पैरामीटर में फर्क ये होता है कि whereas parameter appears as an input option for the user, data internal variable रहेगा throughout the program. सही है? तो यहाँ पे अगेन फ्लो वही है, कीवर्ड आया डेटा, नेम आया हमारे वेरिएबल का, उसका टाइप का एडिशन आया और उसकी टाइप बता दी, फुल स्टॉप. सही. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी होती है मूव होती है. मूव स्टेटमेंट उस वक्त होती है जब हमें एक वैल्यू एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में सेव करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जीवी रिजल्ट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा वेरिएबल है. सही है, दैट इज एम्प्टी. हमारे पास pnum हमने एक पैरामीटर पहले डिफाइन किया था. यूजर ने pnum में नंबर 9 लिखा और एंटर कर दिया. नाउ pnum कंटेन्स अ वैल्यू ऑफ 9 और जीवी रिजल्ट हमारा एम्प्टी है. हमने अपनी प्रोसेसिंग के लिए जीवी रिजल्ट में इस नंबर को स्टोर करना है, तो हम ये स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, मूव pnum टू जीवी रिजल्ट. अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जीवी रिजल्ट में pnum की वैल्यू कॉपी हो जाएगी जो कि 9 है. ठीक. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाता है ऐड 1 टू जीवी रिजल्ट. ऐड हमारा कीवर्ड, 2 जो है हमारा एडिशन हो गया और बाकी दोनों हमारे 1 और जीवी रिजल्ट जो है ऑपरेंड हो गए. यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि सिंपली जीवी रिजल्ट की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है हमारे फिर प्रीवियस एग्जाम्पल से अगर लेके चलते हैं 9 थी, तो इसमें एक ऐड कर देगा विच विल मेक द वैल्यू ऑफ जीवी रिजल्ट 10. सही. इसके बाद हमारे पास राइट स्टेटमेंट आ जाती है. राइट स्टेटमेंट सिंपली क्या करती है कि हमें जो है कोई भी आउटपुट देना होता है कोई टेक्स्ट के फॉर्म में, तो हम राइट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. अब इसके दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं. पहला एग्जांपल में हमारा एक लिटरल यूज हो रहा है, मीनिंग यहाँ पे हमने राइट लिखे, कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने सिंगल कोट दिया, जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखा, सिंगल कोट फिर से एंड किया और फिर हमने पीरियड डाल दिया. योर इनपुट कोलन इज द लिटरल ओवर हियर, मीनिंग कि ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है यहाँ पे. ठीक है. लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो हमारे इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं हमें उनको प्रिंट कराना होता है. उसके लिए हमने सिंपली राइट pnum इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल और फुल स्टॉप दे दिया, तो वो उसकी वैल्यू जो भी होगी राइट कर देगा. जब हमने दोनों चीजें एक साथ करनी होती हैं तो उसका सिंटैक्स ये हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमने पहले लिटरल लिखना है योर इनपुट और हमने pnum दे दी कि pnum हमने बता देना है कि उसमें क्या वैल्यू. तो उसका तरीका ये होता है कि हम लोग राइट का कीवर्ड यूज करेंगे, हम लोग सिंगल कोट यूज करेंगे, हम लोग योर इनपुट का टेक्स्ट लिखेंगे, सिंगल कोट क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे, कॉमा करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद वापस स्पेस देंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और फुल स्टॉप. तो पूरा आ जाएगा योर इनपुट कोलन और उसकी वैल्यू आ जाएगी विद इन अ सिंगल लाइन. ठीक है. अच्छा, न्यू लाइन जो है हमारा यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड है. सही है. विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि एडिशंस और ऑपरेंड्स बहुत से कीवर्ड के साथ ऑप्शनल होते हैं. न्यू लाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि न्यू लाइन के बाद एक लाइन चेंज हो जाएगी. ठीक है. हमने यहाँ पे न्यू लाइन लिखा, कीवर्ड ये हमारा ऑप्शनल था, हमने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे और हमने एंड कर दी, तो ये न्यू लाइन पे चला जाएगा. अगेन राइट स्टेटमेंट का इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है. अच्छा, यही काम करने के मल्टीपल तरीके. अगर इफ यू वांट कि आवर राइट स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिखें राइट, उसके बाद हम लोग बैकस्लैश लिखें और फिर हम लोग को जो टाइप करना है वो कर लें, तो वो खुद ही न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगी एज अपोज्ड टू यूजिंग अ न्यू लाइन स्टेटमेंट. अच्छा, यहाँ पे फर्दर एग्जांपल्स हैं इफ स्टेटमेंट्स के. सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पे देखने की है कमेंट्स. नाउ कमेंट्स आर यूज्ड इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. The purpose of comments is to describe your code for yourself if you are going to reuse it in the future, or for the next programmer whoever has to deal with it. Because after a certain period of time, आपको खुद याद नहीं रहता कि आपने कोडिंग की लॉजिक क्या लिखी हुई है, तो आप नेक्स्ट टाइम देखें तो ये आपको कमेंट्स नजर आते हैं. कमेंट्स आर नॉट प्रोसेस्ड बाय द SAP सिस्टम, they are just for the information of the programmer. अब कमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है न्यू लाइन कमेंट. न्यू लाइन कमेंट में हमने क्या करना होता है कि लाइन के स्टार्ट में हमने एस्टेरिक लिखना है और उसके बाद हम पूरी लाइन में कुछ भी लिखेंगे तो दैट विल नॉट बी प्रोसेस्ड, वो हमेशा कमेंट रहेगा. अगर हमें
रेस्ट ऑफ लाइन के लिए कमेंट देने होते हैं। जैसा हमने एक स्टेटमेंट लिखी और स्टेटमेंट के बाद हमने कमेंट लिखना है एक्सप्लेनिंग व्हाट दैट लाइन डज, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमने पैरामीटर लिखा पी एन नम टाइप, हमने बताना है कि पी एन नम टाइप क्यों यूज हो रहा है, तो हमने स्पेस दी, हमने डबल कोट यूज किया और हम अपने कमेंट्स में डिस्क्राइब कर दिया कि ये वेरिएबल काम क्या कर रहा है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास चेंज स्टेटमेंट्स का एक एग्जांपल आता है। ABAP में चेंज स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ यू आर यूजिंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एनी कीवर्ड ओवर एंड ओवर अगेन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द कोलन टू डिस्क्राइब दैट। व्हाट यूजिंग द कोलन डज दैट इज दैट जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आता, कोलन से पहले वाला जो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे रिपीट होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जब पिछले एग्जाम्पल में देखा था तो यहाँ पर हमारे पास राइट बार बार रिपीट हो रहा है। इफ यू वांट कि हमें राइट एक ही बार लिखना है तो हमने करना क्या है, हमने राइट कोलन लिटरल अपना लिखा, कॉमा दिया और हमने वेरिएबल का नाम भी दे दिया। इससे क्या हुआ कि हमें 2 बार राइट लिखने के बजाय एक ही बार लिखना पड़ा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट कि इस टेक्निक से आपकी प्रोसेसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल स्टिल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि बैक एंड में राइट 2 बार ही चलेगा। इट इज जस्ट देयर फॉर द ईज ऑफ द प्रोग्रामर कि आपको बार बार राइट इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके एक और अगर हमें फर्दर एक्सटेंड करना हो इसको, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि राइट लिटरल कॉमा वेरिएबल, फिर से कॉमा, फिर हमने एक और हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दें रिजल्ट एक्सक्लूडिंग द राइट कीवर्ड, फिर हम लोग कॉमा दें, एक और नया वेरिएबल लिख दें और फिर हम लोग फुल स्टॉप दें। तो उससे क्या होगा कि पूरी स्टेटमेंट हमारी चेन हो जाएगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अच्छा, दिस इज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द ABAP एडिटर। और उसमें जो ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास ओल्ड एडिटर यूज होता था, विद द रिलीज ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ SAP हमें नया एडिटर का एक्सेस मिला है। इसमें हमारे पास लाइन नंबर्स लेफ्ट पे नजर आ रही होती हैं, बुक मार्क्स हमारे पास नजर आ रहे होते हैं फॉर क्विक नेविगेशन, जैसे हमारा कोई सब रूटीन हो गई या कुछ हो गया, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। सही है। प्लस अगर आपकी कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे एक लूप हो गया या एक सब रूटीन हो गई, अब उसको हमने कॉम्प्रेस करना है कि वो फिलहाल छोटा नजर आए, तो हम उसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन ऑफ चेंज लाइन्स भी आ जाता है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पर हमने कभी भी कोई कीवर्ड पे ऑटो कंप्लीशन का ऑप्शन यूज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल और स्पेस दबाते हैं, तो उससे वो हमें हमारे ऑप्शन बता देता है। जैसे मैं WR लिखूं और कंट्रोल स्पेस दबाऊं तो सिस्टम खुद ही बता देगा कि इससे कॉरेस्पॉन्डिंग राइट स्टेटमेंट है या दूसरी कोई स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन का ऑप्शन आ जाता है। प्लस हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे होते हैं कि हर वेरिएबल कीवर्ड लिटरल्स को डिफरेंट कलर्स में अब दिखाने लगा है एडिटर। इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही प्रोग्रामर अपना कोड देखता है उसको फौरन समझ में आ जाता है कि जो ब्लू में हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, जो ब्लैक में होते हैं वो हमारे अपने वेरिएबल्स होते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, नाउ हमें देखना चाहिए कॉन्सेप्ट प्रोग्राम एक्टिवेशन का। विद इन SAP हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव वर्जन ऑफ एनी प्रोग्राम होता है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका कोई एक्टिव वर्जन नहीं होता। व्हाट एक्टिव वर्जन मीन्स इज दैट आप जब अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो एक्टिव वर्जन हमेशा चलेगा। ठीक, अगर हमने उसमें चेंजेस करना शुरू की तो हमारी चेंजेस इनएक्टिव वर्जन में रखी जाएंगी। अगर कोई दूसरा यूजर प्रोग्राम चलाएगा तो उसको एक्टिव वर्जन ही मिलेगा, मीनिंग प्रीवियस वर्जन मिलेगा। जब हमारी चेंजेस से हम लोग को इत्मीनान हो जाए कि हमारी चेंजेस ठीक हैं, तो फिर हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। दैट न्यू कोड रिप्लेसेस द ओल्ड कोड। अब जब यूजर चलाएगा तो उसको हमारी नई चेंजेस के साथ प्रोग्राम चलने को मिलेगा। अच्छा, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम लोग कोई प्रोग्राम नया अपना सेव करते हैं तो वो इनएक्टिव वर्जन होता है, हम उसमें सिंटेक्स और कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब एक्टिवेट करते हैं तो प्रीवियसली एक्टिव वर्जन को हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया वर्जन आ जाता है, और फिर उसका जो है हमारा रेलेवेंट रन टाइम ऑब्जेक्ट भी बन जाता है जो कि लेटर एग्जीक्यूशन में यूज हो जाता है। अगेन यहाँ पर जो हमारे सेव प्रोग्राम और एक्टिवेटेड प्रोग्राम है
उसमें यही होगा कि हमारे जैसे प्रोग्राम ए, बी और सी तीनों एक्टिव वर्जन में अपने ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रोग्राम सी में कुछ चेंज